बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। आज ये वीडियो हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस आपका जो ब्लड मॉड्यूल है उसमें होगा प्लेटलेट्स के फंक्शन और कोआगुलेशन वगैरह। तो हीमोस्टेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बाद में फार्मा पैथो और मेडिसिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर MBBS में अनफॉर्चुनेटली इस सबको मिक्स करके बताया जाता है तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। मैं कोशिश करूंगा इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझा दूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो आपको पता हो और आप क्वेश्चन जो है इजीली कंफर्टेबली सॉल्व कर सकें। तो हीमोस्टेसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि हीमोस्टेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जो ऑर्गन्स है जैसे आपका ब्रेन है, हार्ट है, वहाँ पे प्रॉपर उनकी ऑक्सीजन की एक डिमांड होती है और उधर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होता है? ब्लड से। ठीक है, ब्लड के लिए एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ब्लड वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने के लिए एक आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का नॉर्मल होना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन अंदर ब्लड के अंदर इंटर हो, और फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नॉर्मल होना ज़रूरी है ताकि वेसल्स वगैरह ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ उस ऑर्गन तक पहुँचाए। और तीसरा आपका ब्लड के अंदर जो मेन चीज़ है रेड ब्लड सेल और उसके अंदर हीमोग्लोबिन, उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है ताकि वो ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी करके वहाँ पहुँचा सके। और चौथा ये चीज़ आता है हीमोस्टेसिस। अगर आपका ब्लड वेसल रप्चर हो गया तो उधर से ब्लड तो बाहर लीक करेगा, आगे ऑर्गन जो है वो प्रोफ्यूज नहीं होगा प्रॉपर, तो उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो इसको रिपेयर करने का जो काम है वो हीमोस्टेसिस का है। ठीक है, जब आपका ब्लड वेसल इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करता है हीमोस्टेसिस। इसमें जो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस है और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है। ये फाइनल ईयर तक स्टूडेंट मिक्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ पहले होती है, एक चीज़ बाद में होती है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मेन मकसद है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। एक प्लेटलेट्स का प्लग बनता है जो इतना स्टेबल नहीं होता, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस करता है। इसमें मेनली प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट और प्लेटलेट आपस में जुड़े होते हैं फाइब्रिनोजिन से। ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा उसमें प्लेटलेट प्लेटलेट आपस में जुड़े होते हैं फाइब्रिनोजिन से। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या है? सेकेंडरी हीमोस्टेसिस वो प्रोटीन्स जो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं वो उनका पूरा एक कैस्केड होता है, उनमें से एक एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये मैं अभी समझा दूंगा आपको। इस पूरे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और पाथवे के बाद आके इस सब का मकसद ये होता है कि वो जो प्लेटलेट प्लग बना था जिसके अंदर फाइब्रिनोजिन के थ्रू प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़े थे, उस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना ताकि वो स्टेबल हो। और उसके बाद भी फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के 13 आवर बाद जो फैक्टर 13 है जिसे स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं वो उसको स्टेबल करता है मज़ीद ताकि प्लाज्मिनोजिन उसको डिस्ट्रॉय ना करे। नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मकसद क्या है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनाना, टेम्परेरी ब्लीडिंग ब्लॉक होगी उसके बाद। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का क्या मकसद है? उस जो प्लेटलेट ब्लॉक बना है उसमें अंदर फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, उसको स्टेबल करना। ठीक है, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस से हम स्टार्ट करते हैं, उसके स्टेप्स है कि कैसे होता है। सबसे पहले एंडोथेलियल जो लाइनिंग है वो इंजर्ड होगी तो वहाँ पे जो अंडरलाइन जो क्या कहते हैं सब एंडोथेलियल कोलिजन वगैरह प्रोटीन्स वो एक्सपोज होंगे। अब आपके ब्लड में एक चीज़ फिर रहा होता है, उसे बोलते हैं वॉन विल्वरेन फैक्टर VWF। वो बनता है एंडोथेलियल सेल्स में ही बनता है। वो जो आपके ब्लड वेसल की लाइनिंग है एंडोथेलियल सेल्स, वहाँ पे एक बॉडी होती है, वाइबल प्लाडी बॉडीज बोलते हैं, वहाँ पे वो वॉन विल्वरेन फैक्टर बनता है। और दूसरा आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स, उनमें वॉन विल्वरेन फैक्टर होता है। ये वॉन विल्वरेन फैक्टर जहाँ पे भी इंजरी हुई है ब्लड वेसल में, एंडोथेलियल इंजरी हुई है और नीचे कोलिजन एक्सपोज हुआ है, वहाँ जाके ये लगता है। ठीक है, अब प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 1B। वो इस वॉन विल्वरेन फैक्टर से जुड़ता है। तो इस स्टेप को बोलते हैं एडिशन। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप एडिशन। उसमें क्या होता है? जो एक्सपोज्ड कोलिजन है उस पर वॉन विल्वरेन फैक्टर लगा, उस पे आके प्लेटलेट का रिसेप्टर है वॉन विल्वरेन फैक्टर के लिए जिसे ग्लाइकोप्रोटीन 1B बोलते हैं वो लगा। ये हो गया एडिशन। अब एडिशन के बाद वो जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेट होता है। एडिशन से पहले प्लेटलेट स्मूथ होता है, गंजा सा।
लेकिन जो ही एडिशन होता है वो एक्टिवेट होता है, उसके पर निकल आते हैं, उस पर कुछ और रिसेप्टर्स आते हैं, साथ में वो कुछ ग्रेन्यूल्स से अंदर से कुछ चीज़ें सिक्रेट करता है जिसमें कैल्शियम है, एडीपी है और थ्रोम्बोक्सिन A2 है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को आपका जो डिस्प्रिन एस्प्रिन आप कहते हो वो ब्लॉक करता है। खैर इधर तक एडिशन आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक्टिवेशन होगी, ग्रेन्यूल से चीज़ें रिलीज होंगी, उनका भी फर्दर इसी चीज़ में काम है। और साथ में एक रिसेप्टर निकलेगा ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। अब इस प्लेटलेट का जो एडियर हो चुका है आपके डैमेज एंडोथेलियम से और दूसरे जो प्लेटलेट्स हैं उनके दरमियान लिंक बनता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A से। और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एक प्लेटलेट का और दूसरे प्लेटलेट का आपस में जुड़ते हैं थ्रू फाइब्रिनोजिन। तो इस तरीके से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। ये हो गया प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जेनेटिकली ग्लाइकोप्रोटीन 1B डिफिशिएंट होता है जिसे बर्नार्ड-सूलिए सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A डिफिशिएंट हो तो उसे ग्लासमैन थ्रोम्बोस्थीमिया बोलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन ये अगर आपको पता हो तो इससे ये होगा कि आपको फिजियो याद रखने में आसानी होगी। ये डिजीज़ है। 1B का जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, 2B3A का जानना। 2B3A तो ड्रग भी उसको इनहिबिट करते हैं। हम ड्रग यूज़ करते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस को इनहिबिट करने के लिए। स्ट्रोक और MI की मैनेजमेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं, या वो जो प्लग बना उसको भी ब्रेक करके आपने रीपरफ्यूजन करनी है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप्स ज़रूरी है। ग्लाइकोप्रोटीन 1B के थ्रू एडिशन, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के थ्रू एग्रीगेशन उसको बोलते हैं, जब प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़ेंगे और वहाँ पे फाइब्रिनोजिन के थ्रू वो जुड़े हैं। अब ये जो है ये इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन इसने ब्लीडिंग रोक ली होती है। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट होती है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में कोआगुलेशन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कोआगुलेशन प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं आपके लीवर में, सिवाय फैक्टर 8 के जो एंडोथेलियल सेल्स में बनता है वाइबल, वो जहाँ से वॉन विलिवरेन फैक्टर रिलीज हुआ था वहीं पे। और वॉन विलिवरेन फैक्टर जो है, वॉन विलिवरेन फैक्टर डिफिशिएंसी से भी एक डिजीज़ होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर 200 बंदे हो उनमें एक को तो होता ही होता है वो, मतलब इतना प्रेवलेंट है वो, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो वॉन विलिवरेन फैक्टर और फैक्टर 8 दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक तो ये दोनों लीवर में नहीं बनते हैं, एंडोथेलियल सेल में बनते हैं। दूसरा ये वॉन विलिवरेन फैक्टर जो है, जो एडिशन में काम कर रहा था, ये फैक्टर 8 को स्टेबल करके रखता भी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगा। खैर अभी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो आप समझे, वो जो कोआगुलेशन कैस्केड है वो प्रोटीन्स नियरली सारे लीवर में बनते होते हैं। और लीवर में उनमें से 279 और 10 मेरे ख्याल में, हाँ 279 और 10 जो है इनकी सिंथेसिस के लिए, इनके प्रॉपर सिंथेसिस के लिए विटामिन के की भी ज़रूरत होती है। और कुछ और प्रोटीन्स भी है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, उनकी सिंथेसिस के लिए भी विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन के असल में इस तरह करता है, ये जो प्रोटीन्स है ये सिंथेसाइज हो चुके होते हैं, इन पे गेमा साइड एक होती है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करता है, एक पहले से होता है, एक दूसरा ये ऐड करता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइड बनता है। C+O- होंगे तो उधर कैल्शियम +2 लग सकता है ना, तो कैल्शियम लग के एक्टिवेशन होती है, तो वो इनको प्रॉपर बनाता है विटामिन के। अच्छा, तो लीवर में इनकी सिंथेसिस होती है, ये जब एक्टिवेट होते हैं ये कैस्केड जाता है और आखिर में जो फैक्टर, इसका मकसद क्या था, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। तो इसके दो पाथवेज है, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक और एक फिर कॉमन पाथवे है। पहले कॉमन आप समझ ले, कॉमन में ये होता है कि 10 जब एक्टिवेट होगा, फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा, वो फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है और फैक्टर 5 फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 2 फैक्टर 1 को एक्टिवेट करता है। सिंपल। फैक्टर 1 असल में फाइब्रिनोजिन है जो प्लेटलेट प्लग में था। फैक्टर 2 थ्रोम्बोमोड्यूलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है जब एक्टिवेटेड हो। तो फैक्टर 10, उसके और भी नाम होंगे, वो आपको के लिए जानना जरूरी नहीं है। फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 10 एक्टिवेट हो सकता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू या इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आगे फैक्टर 10 की एक्टिवेशन से आगे कॉमन पाथवे है, पहले आप ये जान। फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 5 फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन विल बी एक्टिवेटेड इनटू थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में। अब एक और फैक्टर 13 है जो इस फाइब्रिन जो मेश वर्क बना है इसको मजीद स्टेबलाइज करता है। अच्छा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे का मकसद भी और इंट्रिंसिक पाथवे का मकसद भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना, उसके नीचे कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्टर 7 आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा,
ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा और आगे कॉमन पाथवे आएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपका फैक्टर 12 से स्टार्ट होगा, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, फिर वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, वो फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा, वो जाके फैक्टर आपके 10 को एक्टिवेट करेगा। सिंपल रखने के लिए मैंने इस तरह बोला आपको। 7 एक्सट्रिंसिक और 12 से स्टार्ट होगा और 8 पे ख़त्म होगा, मतलब फाइनल तो 10 को ही एक्टिवेट करना है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होता है सब एंडोथेलियल कोलिजन का एक्सपोजर, और एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होता है टिश्यू फैक्टर। ठीक है, अच्छा अभी बस आप ये याद रखें, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 7 वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा टिश्यू फैक्टर एक्सपोजर हो तो, ठीक है। और सब एंडोथेलियल कोलिजन एक्सपोजर से आपका एक्टिवेट होता है फैक्टर 12, फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 फैक्टर 9 को, फैक्टर 9 फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा और वो जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। 10 5 को एक्टिवेट करेगा, 5 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में एक्टिवेट करेगा। ये स्टेबल हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अच्छा, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम हो तो भी ब्लीडिंग होगी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम हो तो भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होंगी। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस की प्रॉब्लम्स ब्लीडिंग की और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में जो प्रॉब्लम्स है ब्लीडिंग की, ये दोनों मैनिफेस्ट करते वक्त भी डिफरेंट होंगी और इनकी लेव्स भी डिफरेंट होंगी। लेव्स फिजियोलॉजी के लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम है यानी प्लेटलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम होगा, और कोआगुलेशन फैक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम होगा। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम्स में जो ब्लीडिंग होती है वो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, मतलब आपके स्किन वगैरह पे ब्लीडिंग होगी, ब्रूजेस होंगे आपके, प्रॉपर ये स्कार, ये जो आपके कट्स वट लगे हैं वो प्रॉपर हील नहीं करेंगे, इस तरह चीज़ें। मतलब नर्व से ब्लीडिंग होगी, फीमेल है मेनोरेजिया होगा, हेवी मेनिस्ट्रुअल जो फ्लो होता है ब्लीडिंग उसको मेनोरेजिया बोलते हैं, तो ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग में आती है। लेकिन अगर फैक्टर कोआगुलेशन फैक्टर में प्रॉब्लम है तो वो हो गया सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम। इसमें डीप ब्लीडिंग होगी। मिसाल के तौर पर हीमोफीलिया है, ठीक है, तो उसमें फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, उसमें बच्चा जो है प्रेजेंट करेगा हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं, आपके जो जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होगी, डीप पेनफुल जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होगी, अंदर ब्लीडिंग हो गई होगी। तो ये मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में डिफरेंस। लेकिन लेव्स आपको पता होना चाहिए, लेव्स में किस तरह डिफरेंट होते हैं। देखो मेनली ये चीज़ें हैं, आप प्लेटलेट प्रॉब्लम्स पे इससे पहले सिंपल इस तरह रखें कि ब्लीडिंग टाइम जो है ना, ब्लीडिंग टाइम एक चीज़ है। ब्लीडिंग टाइम आप प्रिक करते हैं, फिजियो लैब में आपको कराया होगा, फिर मेयर करते हैं कि कितना टाइम ये ब्लीड करता है। जो वो ब्लीडिंग एंड होती है वो असल में प्राइमरी हीमोस्टेसिस की वजह से एंड होती है, उसको ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। नॉर्मली 7 to 8 मिनट होना चाहिए। अब अगर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हुआ है तो आप समझ जाए ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम है। बाकी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम में ब्लीडिंग का कोई ताल्लुक नहीं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है। आप देखिए क्वेश्चन में अगर ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल है तो आप प्राइमरी हीमोस्टेसिस को रूल आउट कर दें, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो ही नहीं सकता। अगर ब्लीडिंग टाइम एब नॉर्मल है, इंक्रीज हुआ है, तो आप सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को रूल आउट कर दें, प्राइमरी हीमोस्टेसिस का कोई प्रॉब्लम। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जो प्रॉब्लम्स है वो प्लेटलेट्स के प्रॉब्लम होंगे। मेनली प्लेटलेट्स के प्रॉब्लम किस तरह हो सकते हैं, एक तो क्वांटिटी में कम बन रहे हो, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स कम बनते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, बोन मेरो सेपरेशन होगी, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, या प्लेटलेट्स यूज अप हुए होंगे, या प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हुए होंगे, प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा तो ब्लीडिंग होगी, उसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम। दूसरा हो सकता है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम मैंने कुछ बताया आपको, एडिशन में ग्लाइकोप्रोटीन 1b वो डेफिशिएंट हो, डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है, उसे बर्नार्ड-सूरिये सिंड्रोम बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a जो एग्रीगेशन के लिए चाहिए था वो डेफिशिएंट हो, उसको बोलते हैं ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थीमिया, ठीक है। अच्छा, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में यूरीमिया होता है, आपके ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रेट जो BUN होता है वो बढ़ता है। ये जो यूरीमिया है, डायलिसिस अगर ना करें तो ये अंदर ब्लड में वो बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है। ये यूरीमिया असल में प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, उसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा लेकिन क्वांटिटेटिवली प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर सकेंगे, सॉरी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होगी, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर सकेंगे तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, यानी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। तो इस तरीके से। अच्छा यार, डिस्प्रिन आप किसी को देते हो, एस्प्रिन खिलाते हो, मतलब सर्जरी में हिस्ट्री में पहले यही पूछते हैं कि डिस्प्रिन पे तो नहीं है, सर्जरी से पहले डिस्प्रिन बंद करनी होती है क्योंकि प्लेटलेट्स
फंक्शन नहीं करेंगे अगर आपने उसको डिस्प्रिन दिया है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 मैंने कहा था एडिशन के बाद एक्टिवेशन होती है तो ग्रेन्यूल से चीज़ें सीक्रेट करते हैं, उसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 वो एक चीज़ सीक्रेट होता है, वो अपने फास्फोलिपिड। खैर ये सेकंड ग्रेड में आप लोग पढ़ोगे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस कैसे होती है, वो जो है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। साइक्लोऑक्सीजनेस COX एंजाइम उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्लेटलेट की लाइफ टाइम के लिए। वो तो जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वो दोबारा से अपने एंजाइम्स बना नहीं सकते। तो प्लेटलेट्स की लाइफ टाइम जितनी होगी कितनी हो सकती है, प्लेटलेट्स की लाइफ कुछ डेज की ही होती है, तो उसमें उन दिनों तक यानी 2 दिनों तक कह सकते हो आप कि प्लेटलेट फंक्शन नहीं कर पाता, एग्रीगेशन नहीं कर पाता, क्योंकि एग्रीगेशन के लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 रिक्वायर है। असल में थ्रोम्बोक्सिन A2 वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A और फाइब्रिनोजिन के थ्रू जो एडहीजन होता था, एग्रीगेशन होता था, उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये हो गए, इनमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी। अगर कोई ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी उसमें, जैसे कोई डिस्प्रिन पर है तो उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा प्लेटलेट में और वो रिलीज नहीं हो रहा होगा। तो ब्लीडिंग टाइम में प्रॉब्लम प्राइमरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम दो किस्म के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स किसी भी वजह से ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्लेटलेट्स बन ही नहीं रहे हैं, प्लास्टिक एनीमिया है, तो ये हो गया, उसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। और क्वालिटेटिव मैंने बताया उनके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, एडिशन में ही प्रॉब्लम हो सकती है। वॉन विलिब्रेन डिजीज मैंने कहा था कि होता है। वॉन विलिब्रेन डिजीज में वॉन विलिब्रेन फैक्टर जो है ना वो नहीं होता या फंक्शनल नहीं होता, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये कॉमन होता है। तो ये एडिशन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा और वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। अगर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग हो रही है और रुक ही नहीं रही है, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज यही वोन विलिब्रेन डिजीज हो सकता है। अच्छा, तो एडिशन में ये भी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है उसके प्राइमरी हीमोस्टेसिस के। वोन विलिब्रेन डिजीज में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगी, ये जहन में रखना है। प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम ही प्राइमरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगी। और दूसरे मैंने बताया स्टेप्स में एडिशन में प्रॉब्लम, एक्टिवेशन में प्रॉब्लम या एग्रीगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के लिए आपको पता है कि वो कोआगुलेशन फैक्टर्स है। मैंने बताया जैसे 2, 3, 7 और 10, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 2, 3, 7 और 10 ही। यहाँ ये विटामिन के रिक्वायर होता है इनकी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, यानी इनके प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए। अब अगर विटामिन के डिफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये फैक्टर्स प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे। विटामिन के डिफिशिएंसी कब होती है, अगर कोई प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे है तो उसके गट के अंदर माइक्रोफ्लोरा नहीं होगा जो विटामिन के बना रहा है, तो विटामिन के डिफिशिएंसी होगी। और दूसरा आपको पता है विटामिन के जो है वो फैट सोलुबल है। अगर फैट माल एब्जॉर्प्शन है, फैट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, कोई जीआई प्रॉब्लम है, तो विटामिन के डिफिशिएंसी होगी, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हाँ होगी, ठीक है। अच्छा, बच्चे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें विटामिन के होता ही नहीं है, उनमें प्लासेंटा के थ्रू एक जाता नहीं है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क में होता नहीं है, तो हॉस्पिटल में उनको विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं बर्थ के फ़ौरन बाद। अगर कोई गांव में पैदा हुआ है, टेंजी से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का काटा है, क्लम किया हुआ और घर में रखा है, तो और उसे हिलाएंगे तो अंदर से बहुत खतरनाक किस्म का सेवियरल हेमरेज हो सकता है, क्योंकि उसमें विटामिन के है नहीं, उसका गट तो अभी साफ है, बैक्टीरिया है नहीं, मदर के ब्रेस्ट मिल्क से उसमें विटामिन के जा नहीं रहा है। तो विटामिन के का कोई भी प्रॉब्लम हो, विटामिन के अगर बंदे में नहीं है तो हाँ कोआगुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम होगी। तो फैक्टर्स जो है ये सारे नहीं बनेंगे, 2, 7, 9, 10 ये नहीं बनेंगे, तो आप ब्लीडिंग होगी उससे, ठीक है। अभी पीटीटी मैंने समझाना है आप लोगों को। जिस तरह ब्लीडिंग टाइम प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए था, इंक्रीज होता था, इस तरह सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के प्रॉब्लम में अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम हो, फैक्टर 7 में प्रॉब्लम हो, तो पीटी प्रोलॉन्ग होता है, इंक्रीज होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम हो तो पीटीटी प्रोलॉन्ग होता है। अच्छा, अभी जैसे मैंने विटामिन के डिफिशिएंसी बताई, तो इसमें कॉमन पाथवे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, तो इसमें पीटी और पीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग होते हैं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा विटामिन के डिफिशिएंसी में या सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की किसी भी प्रॉब्लम में ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से लीवर फेलियर है, सिरोसिस है, किसी भी वजह से लीवर फेलियर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसमें भी पीटी प्रोलॉन्ग होता है, पीटीटी भी प्रोलॉन्ग होगा बाद में, लेकिन पीटी पहले प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि फैक्टर 7 की हाफ लाइफ कम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अभी कुछ साइंड्रोम्स होते हैं, नेफ्रोटिक साइंड्रोम बोलते हैं, वो ब्लड के अंदर प्रोटीन को रख नहीं पाता, उधर से प्रोटीन लॉस होता है किडनी से यूरिन में, ठीक है। उसमें भी फैक्टर्स जाएंगे तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी।
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कैसे होंगे। आपको फिजियो आती है तो आप खुद एक्सट्रपलेट करके निकाल सकते हो, सही है। उसके अलावा जेनेटिकली डिफिशिएंट होता है, फैक्टर 8 डिफिशिएंसी को आप हीमोफीलिया ए बोलते हो, फैक्टर 9 डिफिशिएंसी हो तो उसको आप हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज़ बोलते हो। तो उसमें फैक्टर अभी अभी देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर से, ये फैक्टर 8 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, ये डेफिशिएंट है तो इसमें पीटीटी प्रोलॉन्ग होगा। पीटीटी मेयर करते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखने के लिए। एक्सट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है, सॉरी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटीटी मेयर करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है तो पीटीटी प्रोलॉन्ग होगा। फैक्टर 8 डिफिशिएंसी, फैक्टर 9 डिफिशिएंसी में पीटीटी प्रोलॉन्ग होगा, फैक्टर 12 डिफिशिएंसी में पीटीटी प्रोलॉन्ग होगा। इन सब में फैक्टर 8 डिफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन होता है। फैक्टर 8 डिफिशिएंसी एक जेनेटिक हो सकता है, बच्चा प्रेजेंट करेगा। फैक्टर 8 डिफिशिएंसी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन से भी होता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन क्या होता है, 50 साल का बुढ़ा प्रेजेंट करेगा हीमोफीलिया ए वाले सिम्टम्स के साथ, तो वो जेनेटिक तो नहीं है। उसमें क्या हुआ होगा, उसमें इस तरह हुआ होगा कि आपके जो आपका इम्यून सिस्टम है वो पागल होके फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, तो फैक्टर 8 होगा नहीं तो हीमोफीलिया ए वाली चीज़ें उसमें आ जाएंगी और पीटीटी प्रोलॉन्ग होगा। सब एंडोथेलियल कोलिजन, ठीक है। पीटीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 12 से स्टार्ट होगा। अच्छा, टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 और पीटी ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, शायद मैंने पहले गलत बोला। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए आपके पास फैक्टर 7 है, टिश्यू फैक्टर है और क्या है, टिश्यू फैक्टर है, फैक्टर 7 है और इसको मेयर करने के लिए आप पीटी यूज़ करते हो, ठीक है। और इंट्रिंसिक पाथवे को देखने के लिए आप पीटीटी देखते हो और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है सब एंडोथेलियल कोलिजन के एक्सपोजर से, 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर आके 10 को एक्टिवेट करके एंड होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो चले, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछें या ग्रुप में पूछें। अल्लाह हाफिज़।